अस्सलाम वालेकुम। तो आगे जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रूल ऑफ 13। तो रूल ऑफ 13 समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है ना, वो हमें किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बारे में ना करेक्टली इंफॉर्मेशन दे देती है। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास का पता चल जाए तो वहां से जो है वो हम कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास हायर रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री है तो इसका मतलब है कि हमारे लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर हमारे पास ये टेक्निक नहीं है, हम नहीं यूज कर सकते, तो फिर हमारे पास ना तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन होगा, ना ही हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ऑब्टेन होगी। तो अगर हमारे पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम यहाँ पर यूज करते हैं रूल ऑफ 13। तो रूल ऑफ 13 बेसिकली ये एक रूल है जिससे किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है बेसिक जो फार्मूला है जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के एटम का पता लगाया जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के एटम कितने कितने हैं और उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसके लिए स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स में हम बेस फार्मूला जो है वो जनरेट करते हैं। बेस फार्मूला का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम का हम पता लगाते हैं कि कार्बन के कितने एटम हैं और हाइड्रोजन के जो है वो कितने एटम्स हैं। बेस फार्मूला का जनरल जो फार्मूला है वो है मोलर मास डिवाइडेड बाय 13। 13 हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास 12 जो होता है वो कार्बन का मोलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, और 1 जो होता है हाइड्रोजन का, उनको मिलाकर 13। तो इस वजह से क्योंकि हम कार्बन और हाइड्रोजन का जो है मोलर मास डिटरमाइन करने जा रहे हैं, तो इस वजह से इसको कहा जाता है रूल ऑफ 13, क्योंकि हम 13 से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर जब हम ये फार्मूला लगा लेते हैं तो वहां से हम एन और आर की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। एन यहाँ पर कार्बन एटम के नंबर ऑफ एटम होते हैं, और आर जो होता है अगर एन के अंदर हम आर प्लस कर दें तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम हमारे पास आ जाते हैं। तो ये जो होता है बेसिक जो होता है बेस फार्मूला वो फिर ये आ जाता है। यहाँ से हम 13 को मोलर मास के ऊपर जो टोटल अननोन कंपाउंड का मोलर मास है उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। वहां से हम इसको जो है इस फॉर्म में ले आके एन और आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वहां से जो है एन और आर की वैल्यू इधर पुट करने के बाद कार्बन के नंबर ऑफ एटम भी हम डिटरमाइन कर लेते हैं, और हाइड्रोजन के भी जो नंबर ऑफ एटम है वो यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। और जब ये हमारे पास हो जाता है तो उसके बाद जो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का फार्मूला है ये होता है U इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के बारे में बहुत डिटेल में इससे पहले के लेक्चर में बता दिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर जाके देखें, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा। तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी वाला लेक्चर अगर आपने देखा तो इसको स्किप करें, पहले जाकर वो देखें फिर उसके बाद इधर आ जाइएगा। तो इस पर मैं अब मजीद डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये सिंपली एक फार्मूला है, इसको आपने एज इट इज याद कर लेना है। उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। एक मसला हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, उसका जो हमारे पास मोलर मास है हम बता दिया गया है कि 94 है। तो इसका जो है आप पता लगाओ कि यह कौन सा कंपाउंड है या इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो सबसे पहले जो हमने स्टेप पढ़ा था वो क्या था, हम इसका बेस फार्मूला जनरेट करेंगे। मोलर मास के ऊपर जो है वो रूल ऑफ 13 लगाएंगे, 94 के ऊपर 13 डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7 जमा 3/13। अगर देखें यहाँ पर 13 को हम कॉमन लें और इसको 7 13 के ऊपर एक मतलब 13 मरतबा जाएगा। 13 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 91 आएगा और +3 आ जाएगा। तो ये अगेन अगर इनका वो ले कॉमन ले लिया जाए तो 94/13 बनता है। तो हमने इसको सिंपली इसको इस तरह n+r/13 फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एन की वैल्यूज आ गई हमारे पास 7 और आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 3। तो इनकी वैल्यूज जो है हमने इस फार्मूला के अंदर पुट कर देनी है, CnHn+r। सी एन की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 7 प्लस आर की वैल्यू 3, यानी कि हमारे पास जो बेस फार्मूला है वो आ जाएगा C7H10।
उसके बाद हमने इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फाइंड कर लेना है, वो फार्मूला लगा लेना है, वो सिंपल है, यू इज इक्वल टू एन माइनस आर। एन की वैल्यू 7 थी हमारे पास, 7 माइनस आर माइनस 3 आ गया, आर की वैल्यू 3 थी, और प्लस हमारे पास 2 था डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 में से 3 गए 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास जो है 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। हमारे पास दो चीजें आ गई, हमारे पास बेस फार्मूला भी आ गया है और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी आ गया है। तो अब इसलिए हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह जनरेट करेंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि इंडेक्स का हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अगर 3 है तो इसका मतलब है इसके पास एक जो है वो रिंग है और दो जो है वो इसके पास है डबल बॉन्ड्स हैं। दो जो है इसके पास डबल बॉन्ड है। इसका अगर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 3 हो तो इसका मतलब ये होता है। तो अगर हम फार्मूला जो है हमारे पास C7H10 है, 7 कार्बन के एटम लगाए, 6 जो हैंगे वो बेंजोइड रिंग के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास μ3 का मतलब है कि एक बेंजोइड रिंग है। उसके बाद एक कार्बन जो हमारे पास बचेगा उसको हम इस तरह ऊपर लगा सकते हैं, उसके साथ एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, कार्बन टेट्रावैलेंसी पूरी करेगा और 3 यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद 3 का मतलब ये था कि दो इसमें डबल बॉन्ड्स भी हैं, यानी कि एक रिंग और दो डबल बॉन्ड, दो और एक तीन मिला के इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो है वो हमारे पास 3 होगी। हम तो यहाँ पर दो डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, बाकी जो हाइड्रोजन है हर एक कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी करके हाइड्रोजन जो है वो पूरे कर दें। तो ये हमारे पास फार्मूला पॉसिबल है, ये आ गया। तो अब अगर हमें कहा जाता है कि नहीं नहीं इसके अंदर जो है एक ऑक्सीजन का एटम भी मौजूद है, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा होगा वो तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन भी ऐड कर देंगे तो पहले जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा होगा उसके अंदर 16 और ऐड हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास बेस फार्मूला आया है, 16 का मोलर मास कितना होता है, सॉरी ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। ठीक है, तो यहाँ से हम इतना एटम निकाल देंगे कि जिनका मोलर मास 16 बन रहा होगा, यानी कि एक कार्बन का 12 और चार हाइड्रोजन के एटम अगर हम निकाल लें तो एक कार्बन का 12 और चार हाइड्रोजन के 16, मतलब एक CH4 का एटम यहाँ से अगर हम निकाल लें तो फिर हम इसकी जगह एक ऑक्सीजन का एटम ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने IR परफॉर्म किया, वहां से हमें ऑक्सीजन की पीक मिल रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो उतना जितना ऑक्सीजन का मोलर मास बन रहा है उतना मोलर मास का एक यूनिट या एटम जो है वो निकाल देंगे। तो सिंपली यहाँ से एक कार्बन निकल जाएगा और चार हाइड्रोजन निकल जाएंगे, पीछे C6 10 में से 4 गए 6 बजे, और एक जो ऑक्सीजन का एटम हमने ऐड कर दिया उसकी जगह ये जो हमने CH4 का यूनिट निकाला था। अब इसके अंदर चेंज क्या आएगा, चेंज ये आएगा कि पहले इसका जो था वो 3 बन रहा था इंडेक्स का हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब एक ऑक्सीजन का एटम हम जैसे ही ऐड करेंगे तो एक एटम ऐड करने के साथ जो इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है वो भी एक और बढ़ेगा, मतलब एक ज्यादा एटम है, फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया है तो एक बढ़ जाएगा। तो एक जो है वो चेंज आया है जो बड़ा है, और पहले कितना था, 3 था, टोटल 3 और एक इनको मिलाकर जो नया हमारे पास इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है वो 4 आया है। तो ये सिंपल कंपाउंड दिए गए हैं तीन चार, ये मैंने पहले बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी किस तरह निकालते हैं। तो ये आपने फाइंड कर लेना है C5H2O2। अगेन मैं बता देता हूँ, इसका आप पहले वाला बेस फार्मूला लिखेंगे जो वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ओरिजिनल बन रहा है ऑक्सीजन एटम के बगैर, और उसमें से जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो काउंट करेंगे, इसके हाइड्रोजन एटम काउंट करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसके ऊपर जो है वो 2 को डिवाइड कर देंगे, तो उससे आपके पास इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आ रहा है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, ये पहले वाले लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ। तो इसका इन दोनों का जो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है वो 5 आ रहा है। अगर इसके साथ C6H8N लगा दिया जाए तो इसका इंडेक्स का हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि इंडेक्स का हमारा हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो हमारे पास है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और जीरो भी होता है। लेकिन इंडेक्स का हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो है कभी भी जीरो से कम नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है।
तो अगर हमारे पास कोई भी हम नया एटम, मसलन यहाँ पर हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, या हम हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन ऐड करना चाह रहे हैं, या ऐसा कोई एटम बोरून ऐड कर रहे हैं, बोरून का एटम मास होता है 4, तो उसकी जगह 4 हाइड्रोजन के एटम हम निकालते हैं। मसलन हमारे पास कोई ऐसा एटम आ जाता है कि हमारे पास वहां पर इनफ हाइड्रोजन एटम नहीं है उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन उसमें लेबल करना चाह रहे हैं, तो एक हम कार्बन का एटम निकालेंगे और उसके अंदर 12 हाइड्रोजन एटम ऐड कर देंगे, क्योंकि एक जो कार्बन को एटॉमिक मास होता है वो 12 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो सिंपली ये जो है हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके आप रिमूव करना कहीं चाह रहे हो, आपके पास हाइड्रोजन जो है उस फार्मूला के अंदर खत्म हो जाते हैं, तो आप वो कार्बन को एक को रिमूव करके उसकी जगह उसके अंदर अगेन से दोबारा 12 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। तो ये सिंपली रूल ऑफ 13 था, जिससे हम पहले बेस फार्मूला ड्राइव करते हैं, फिर इंडेक्स का ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फाइंड करने के बाद जो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं, और मोलर मास का भी हमें पता चल जाता है। थैंक यू सो मच, यहाँ तक था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।